Hello, my dear student. My name is Upendra and once again I welcome all of you in my YouTube channel जी केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, जिसको ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के भी नाम से जाना जाता है। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज किया जाता है। जैसे अभी हम लोग आगे टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी इस कॉन्सेप्ट का खूब यूज होने वाला है, और वैसे भी मोल के भी क्वेश्चंस को हम लोग खूब अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या है कि इस कॉन्सेप्ट में हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है एन फैक्टर। तो जिन स्टूडेंट को एन फैक्टर कैलकुलेट नहीं करना आता है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जाके मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें जिसमें मैंने उसमें एन फैक्टर को कैलकुलेट करना बताया हुआ है। तो उन लेक्चर्स को जाके देखें जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट करना बताया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे के लेक्चर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। व्हाट? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जिसको क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट? ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है यार, थोड़ा मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, फिर हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, ये एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। ये रिएक्शन तो जनरल फॉर्म में हर जगह लिखा जाता है, तो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ इस जनरल इक्वेशन को। देखो एक जनरल इक्वेशन है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है ये कि इक्विवेलेंस ऑफ ए विल रिएक्ट विथ इक्विवेलेंस ऑफ बी विल प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। इट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। इट मीन्स ऐसे में बोल सकता हूँ, देखो वन इक्विवेलेंट ऑफ ए विल रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ बी विल प्रोड्यूस वन इक्विवेलेंट ऑफ सी एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ डी, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब इस चीज़ को और आगे हम लोग मूव करते हैं कि आखिर ये इक्विवेलेंट होता क्या है। तो इक्विवेलेंट्स के बारे में पता होगा आपको थोड़ा बहुत। इक्विवेलेंट्स क्या होता है? अच्छा, आपको मोल्स पता होते हैं? मोल्स क्या होता है? मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इक्विवेलेंट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट्स क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। व्हाट? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट्स। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। देखो इक्विवेलेंट वेट की जगह पे इसको पुट कर दो तो क्या आएगा, बता दो क्या आएगा। देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एन फैक्टर नीचे आएगा तो वो ऊपर चला गया। अच्छा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, बता दो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मैं लिख सकता हूँ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोल्स इंटू एन फैक्टर। किसके इक्वल? मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो मोल्स ऑफ ए इंटू एन फैक्टर ऑफ ए विल रिएक्ट विथ moles of B into n factor of B will produce moles of C into n factor of C moles of D into n factor of D। ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, देखो इस टाइप से। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बट इक्विवेलेंस लॉ समझ में आ रहा है क्या होता है? वन इक्विवेलेंस ऑफ ए विल रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ बी विल प्रोड्यूस वन इक्विवेलेंट ऑफ सी विल प्रोड्यूस वन। अगर मोल्स के फॉर्म में बोलता अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता तो मैं क्या बोलता? ए मोल ऑफ रिएक्ट विथ बी मोल्स ऑफ बी। बट अपने को इक्विवेलेंट्स में क्या करना है? अपने को इक्विवेलेंट्स में इस स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब नहीं होता है, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब नहीं होता। बट अपने को सिंपल क्या समझना है कि इक्विवेलेंट ऑफ ए विल रिएक्ट विथ इक्विवेलेंट ऑफ बी विल प्रोड्यूस इक्विवेलेंट्स ऑफ सी विल प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ऑफ डी। सिंपल इस टाइप से हमें समझ लेना है। ठीक है, अच्छा और इस फार्मूले को थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अपने को कई फॉर्म में ये फार्मूले मिल सकते हैं एक क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो देखो, अच्छा आपको थोड़ा सा नॉर्मेलिटी के बारे में पता होगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है? इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है नॉर्मेलिटी। तो देखो इक्विवेलेंट्स का ये भी फार्मूला बन गया एन इंटू वी। क्या बन गया? एन इंटू वी। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो एन ए इंटू वी ए इज इक्वल टू एन बी इंटू वी बी इज इक्वल टू एन सी इंटू वी सी इक्वल टू एन डी इंटू वी डी। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो। ओके, अच्छा
अभी मैंने बताया इक्वेलेंस इक्वल टू क्या है, मोल्स इंटू एन फैक्टर। इक्वेलेंस इक्वल टू क्या है, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो ई की जगह क्या लिख सकते हो, एन इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा एन बाई वी क्या होता है, एन बाई वी क्या होता है, मोलैरिटी। तो एन इंटू क्या होगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ से देखो नॉर्मेलिटी को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, एम ए इंटू एन फैक्टर ऑफ ए इंटू वी ए, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो एम बी इंटू एन फैक्टर ऑफ बी इंटू वी बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो एन सी को क्या लिख सकता हूँ बताओ, एम सी इंटू एन फैक्टर ऑफ सी इंटू वी सी। एन डी को क्या लिख सकता हूँ, एन डी इंटू वी डी को लिख सकता हूँ मॉलिकुलर मास ऑफ डी इंटू एन फैक्टर ऑफ डी इंटू वी डी। ओके, तो आप वो फार्मूला आप देख सकते हो जो जनरल में यूज आता है, एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू। ये वही तो फार्मूला है, ये वही फार्मूला है, एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू। इट मीन्स इक्वेलेंस ऑफ रिएक्टेंट 1 विल इक्वल टू इक्वेलेंस ऑफ रिएक्टेंट 2। ओके, इस टाइप से मैं इसी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकता हूँ। मैंने ए बी सी डी के फॉर्म में लिखा है, आप उसको 1 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू इक्वल टू एन थ्री वी थ्री इक्वल टू एन फोर वी फोर, इसका मतलब यही है। तो एन वन वी वन को मैं ये भी लिख सकता हूँ मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। एन इंटू वी किसके इक्वल होगा, एन इंटू वी किसके इक्वल, नॉर्मेलिटी को हमने मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको फार्मूले सारे समझ में आ गए होंगे। इक्वेलेंट्स क्या होता है, इक्वेलेंट्स क्या होता है, वेट अपॉन इक्वेलेंट वेट। इक्वेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो आपको दिखने में आ रहा होगा कि यार इक्वेलेंट्स हम तभी निकाल पाएंगे जब अपने को एन फैक्टर पता होगा। देखो जब अपने को एन फैक्टर पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तब तो आपको एन फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर मोलैरिटी दिया हुआ या मोल्स दिया हुआ तब आपको एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एन फैक्टर कैलकुलेट करना वो एक कंपलसरी है इस लेक्चर को सीखने के लिए या इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ओके, अब मैं इन सारी चीज़ों को एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, चलो एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, उसे आप ही बताना। मान लो ये रिएक्शन है, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। देखो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब बताओ अगर मोल्स में देखूँ मैं, मोल्स को मैं क्या बोलूँगा। देखो इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा मास की बात करें या वेट की बात करें तो 2 मोल्स मैग्नीशियम मतलब 48 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम देखो 24 और 16 40, इट मीन्स 80 ग्राम। वैसे तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 48 प्लस 32 गिव्स आउट 80 ग्राम। अच्छा अब इक्वेलेंट्स की बात करें, इक्वेलेंट्स बता सकते हो मैग्नीशियम का इक्वेलेंट्स क्या होगा, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर। मैं इक्वेलेंट्स के लिए क्या यूज़ करूँगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर। थोड़ा बताओ मैग्नीशियम का एन फैक्टर क्या है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0, इधर मैग्नीशियम का +2, तो 0 से +2 जा रहा है, कितने का चेंज, 2 का, तो 2 इंटू एन फैक्टर 2 इट मीन्स 4। ऑक्सीजन का देखते हैं, 0 से किस में जा रहा है, -2, 0 से -2 कितने का चेंज, 2 का चेंज, कितने का चेंज, 2 का, 2 ऑक्सीजन है इसलिए टोटल एन फैक्टर कितना हो गया 4। इसका एन फैक्टर कितना हो गया 4, इसका एन फैक्टर कितना था 2 था। ठीक है, अब ये देखो मोल्स इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है 4, ये भी आ गया 4। अब इसमें बताओ इसके मोल्स कितने हैं 2। अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एन फैक्टर देखो, हमने बताया सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, जितना पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। तो देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +2, तो 2 इट मीन्स 4। वैसे भी निकाल सकते हो, देखो +2 से 0 आया, +2 से 0 आया, इधर से आप देखो तो एन फैक्टर में कितने, ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का चेंज हो रहा है, इसलिए एन फैक्टर कितना हो गया 2। वैसे भी सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, जितना पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इक्वेलेंट्स क्या है, इक्वल है, नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स क्या है, इक्वल है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 4 इक्वेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ 4 इक्वेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 4 इक्वेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो हमने पढ़ा ना, तो उसी चीज़ को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने बताया कि वो कैसे हम लोग उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे आसानी से। अब मैं चलता हूँ कुछ क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
तो एन फैक्टर क्या है ना, इस टॉपिक के लिए बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। मोल्स ऑफ KMnO4 will be needed for the complete reaction with 1 mole ferrous ऑक्जेलेट। ठीक है, ऑप्शन ये है 2/5, ऑप्शन सेकंड 3/5, ऑप्शन थर्ड 4/5, ऑप्शन 4 1। ये अपना क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद मेंस का क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस का। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। देखो क्या बोल रहा है कि मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी नीडेड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विथ 1 मोल फेरस ऑक्सीडेट। अच्छा, इसमें इस कंप्लीट रिएक्शन होने का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोग वहीं लगा पाएंगे जब अपने को पता रहे कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ऐसा नहीं, हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट रिएक्टेड अमाउंट पे ही लगा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कुछ अमाउंट बचा रह जाए और आपने टोटल में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो दो चीज़ें हैं, कौन कौन सा है, KMnO4 है और प्लस फेरस ऑक्सीलेट है। ये अपना फेरस ऑक्सीलेट होता है, ये रिएक्ट करके कुछ बना रहा होगा, कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है कि इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है। अब देखो, एक तो अगर आप इसको मोल से सॉल्व करना चाहो तो मोल से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस रिएक्शन को पूरा प्रोडक्ट क्या आएगा उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब तो इनका स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आप बता पाओगे कितना है। बट अगर आप इसको बैलेंस नहीं करके इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, मैं क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। ये लिख सकता हूँ ना, ओके, ये मैं लिख सकता हूँ फेरस ऑक्सीलेट, सॉरी ये फेरस ऑक्सीलेट है ना, तो ये +2 है। देखो ये, सॉरी मैंने गलती लिखा हुआ है, ये फेरस ऑक्सीलेट है, ये C2O4 2- होता है। ये देखो ऑक्सीलेट जो आयन होता है ना वो C2O4 2- होता है, और फेरस क्या है, +2 के फॉर्म में होता है। तो आयन के कंपाउंड क्या बनेगा, FeC2O4 बनेगा। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ओके। तो मैं ये लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 में क्या लिखूँ बताओ, मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू n फैक्टर ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू, इसके मोल्स तो 1 है फेरस ऑक्सीलेट के। अब इक्विवेलेंट मोल्स n फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट हमें चाहिए, n फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट चाहिए। ठीक है, इट मीन्स हमें KMnO4 का भी n फैक्टर चाहिए और इसका भी n फैक्टर चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अपने को थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और वैसे भी रिएक्शन अपने को जब पता होगा तभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा आपको इन सारी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। देखो KMnO4 क्या है, KMnO4 जब रिएक्ट करता है ना किसी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो KMnO4 हमेशा एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होता है। किस में, Mn2+ में कन्वर्ट होता है। वैसे इस रिएक्शन में एसिडिक मीडियम शायद लिखा हुआ था, मैंने वो एसिडिक मीडियम लिखा नहीं हुआ है। बट फिर भी अगर क्वेश्चन में KMnO4 के साथ कोई मीडियम नहीं लिखा होता है तो आप उसे हमेशा एसिडिक मीडियम कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो KMnO4 किस में आ गया, Mn2+ में आ गया। देखो ऑक्सीडेशन नंबर इधर था +7 और इधर आ जाता है +2, तो n फैक्टर कितना हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट मीन्स 5। तो इसके मोल्स, इसका n फैक्टर 5 इंटू 1 इसके मोल्स थे। अब फेरस ऑक्सीलेट का हमें क्या चाहिए, n फैक्टर। अब देखो फेरस ऑक्सीलेट ये है FeC2O4, ये ऑक्सीडाइज होके बनाता है Fe3+ CO2 बनाता है। अब देखो आयरन यहाँ +2 से था, +2 में +3 में चला गया, कितने का चेंज हुआ, 1 का। कार्बन यहाँ +3 में है, चला गया +4 में, कितने का चेंज, 1 का चेंज हुआ। बट 2 कार्बन है, टोटल 2 का चेंज हुआ। तो टोटल n फैक्टर इसका कितना हो गया, देखो 3 हो गया। ठीक है, एक इसके वजह से और 2 इसके वजह से आया होगा, इंटू 3।
तो मोल्स ऑफ KMnO4 क्या आ जाता है, देखो 3/5 आ जाता है, व्हाट 3/5। तो अपना ऑप्शन सेकंड सही है। तो हमने देखा ना, जब अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए अपने को ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, क्या आ रहा है प्रोडक्ट, क्या बनेगा। तो वो कैसे आएगा, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को, फिर रेडॉक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं अगर उसको ध्यान से देखेंगे, तो मैंने जब n फैक्टर कैलकुलेट करना बताया तो बताया है कि ये FeC2O4 किस में कन्वर्ट होता है, KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है। तो जाके उस लेक्चर को देखें n फैक्टर कैलकुलेशन वाला, तब आपको ये सारे क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा कि कैसे इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग प्रोडक्ट बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। ओके, अभी देखो, तो हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के हेल्प से, अगर अपने को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ना आता तो फिर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता पूरा, बट उसके लिए हमें प्रोडक्ट पता होना था कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा क्या। चलो और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, कैलकुलेट मैं वैसे ही एक छोटा सा और क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KMnO4 required to oxidize 1 mole of sulfite ion in acidic medium। ओके, ये भी वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, तो कैसे करेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फाइड आयन, और सल्फाइड आयन क्या होता है, SO3 2- होता है। देखो, अब जो रिएक्शन होगा ना, अब रिएक्शन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, KMnO4 जब सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा SO3 2- तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, देखो, एक तो Mn2+ बनेगा, अभी हमने बताया Mn2+ वैसे एसिडिक मीडियम यहाँ पे तो मैंने कंसीडर कर ही दिया है, और SO3- कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2- में। देखो, अब आप यहाँ पे n फैक्टर निकाल सकते हो, इसका तो n फैक्टर 5 आने वाला है, और इसका n फैक्टर देखो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर, इधर +6, तो कितने का चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है, तो इसका n फैक्टर 2 आएगा। तो इसके मोल्स हमें कंसीव पता करने हैं, इसका n फैक्टर 5, इसका देखो, इसका मोल 1 दिया था, इसका n फैक्टर 2, तो यहाँ से मोल्स कितने आ गए, 2/5। तो मोल्स ऑफ KMnO4 कितना रिक्वायर्ड होगा, 2/5। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, अभी मैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन को अगर लिखूंगा तो वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, आप खुद बोर हो जाएंगे कि मैं इतना लंबा क्वेश्चन। अभी मैं OBS की तरफ मूव करने की सोच रहा हूँ कि OBS सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चंस कराने की मैं उसके लिए सेटअप कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपके लिए भी आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी अच्छे क्वेश्चंस कराना। चलो, एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक एसिड बेस का क्वेश्चन लेते हैं। देखो, 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड required 25 ml of NaOH solution for complete neutralization. What amount of NaOH present in 50 ml of given sodium hydroxide solution। ये अपना सा छोटा सा क्वेश्चन है, 25 ml ऑफ, मैं इसको और अच्छे से कर दे रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, आपको कंफ्यूजन ना हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। ये शायद JEE मेंस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, देख लो,
ऑक्जेलिक एसिड ये होता है H2C2O4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करने वाला है। इस रिएक्शन को आप बैलेंसिंग से भी कर सकते हैं, नो डाउट, सिंपल है, बैलेंसिंग से भी आप, क्योंकि इसको आराम से बैलेंस भी कर सकते हैं, कोई इस रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बट मैं इसको इक्विवेलेंट्स की हेल्प से सॉल्व करता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा बताओ, बोलूँगा इक्विवेलेंट्स ऑफ H2C2O4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaO4, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है रिएक्शन का। देखो इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 क्या लिखूँगा, देखो अच्छा अब देखो ये क्या है अपना, देखो ये मोलैरिटी दिया हुआ है 0.5 इंटू वॉल्यूम दिया है 50 ml, इसका एन फैक्टर आप बता, देखो 2 हाइड्रोजन है तो इसका एन फैक्टर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इसमें सिंगल स्टेज में बताइए या 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो आप कंसीडर करोगे कि दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। अच्छा डिवाइडेड बाई 1000 कर सकते हैं आप, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी लिखो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, मिली इक्वेलेंट्स ऑफ H2C2O4 विल इक्वल टू मिली इक्वेलेंट्स ऑफ NaOH। तो मिली इक्वेलेंट्स क्या होता है, मोल्स इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू एन फैक्टर, मिली इक्वेलेंट्स होता है। वैसे भी अगर देखें तो इधर इक्वेलेंट्स ऑफ NaOH क्या लिखूंगा, देखो इसका मोलैरिटी हमें नहीं पता है, इंटू 25 ml दिया हुआ है और इसका एन फैक्टर 1 OH निकल सकता है, इसलिए 1। अब यहाँ से देखो ये अगर ये भी ml में और ये भी ml में, तो ml कैंसिल हो गया, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से देखो मोलैरिटी क्या आ गया, इसमें मोलैरिटी आ गया, देखो कितना 2 आ गया, देखो 25 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 to 4 इंटू 0.5 इट मीन्स 2, मोलैरिटी कितना आ गया 2। अच्छा अगर मोलैरिटी 2 आ गया तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, N/V। आपसे पूछा है, मास पूछा है ना, व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 50 ml, तो मोलैरिटी अगर 2 आ गया तो अपने को मोल्स निकालने, मोल्स और वॉल्यूम दिया है 50 ml, 50 यहाँ लीटर होता है मोल्स में, तो इंटू 1000 में कर दूंगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये देखें n इक्वल टू कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, इट मीन्स मोल्स इक्वल टू 0.1 आ गया, 0.1। अब मोल्स अपने को पता चल चुका है, तो मास आप निकाल सकते हैं क्या, मोल्स इंटू मॉलिकुलर वेट, तो मोल्स अपना आ गया 0.1 और NaOH का मॉलिकुलर वेट देखिए 23 + 16 इंटू +1, तो कितना आ जाता है ये, इसको काउंट करेंगे तो देखिए 40 आता है, 40 इंटू 0.1 इट मीन्स 4 ग्राम, तो मास कितना होगा 4 ग्राम, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा। अच्छा ये मोलैरिटी मैंने 2 क्यों लिख दिया, देखो क्योंकि उसी सॉल्यूशन की बात कर रहा है, 50 ml जो वो सॉल्यूशन था, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था, उसी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि उसमें 25 ml पानी डाल दिया गया, ऐसा नहीं हुआ, वो उसी सॉल्यूशन का 50 ml ले लिया गया है। जैसे क्या होता है कि वो बड़े बड़े से कंटेनर में बना के सॉल्यूशन रखे होते हैं, तो आप उससे 25 ml निकालो, उसकी भी मोलैरिटी उतनी होगी, 50 ml निकालो, उसकी भी मोलैरिटी उतनी होगी, जब तक आप उसमें पानी नहीं डालोगे। क्यों, क्योंकि मोल्स तो कंजर्व भी हैं। ओके, तो हमने देखा कि एसिड बेस रिएक्शन में भी आप इक्विवेलेंट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये जेईई का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। 2.68 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ सॉल्यूशन containing AN plus ion required 1.61 into 10⁻³ moles of KMnO4 for oxidation of An plus to AO3 minus in acidic medium. Okay, what is the value of n? What is value of n? ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, यानी इस n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो क्या करना है कि एक सॉल्यूशन है जिसके मोल्स ये दिया हुआ है और KMnO4 दिया हुआ है जिसका मोल्स ये दिखा हुआ, तो क्या मैं लिखूंगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखो इसके मोल्स कितने हो गए, 1.61 इंटू 10⁻³ और इसके एन फैक्टर कितने आ जाएंगे 5, KMnO4 के एन फैक्टर 5,
तो मोल्स इंटू एन फैक्टर क्या हो गया, इक्वेलेंट, इक्वल टू 2.68 इंटू 10⁻³ इंटू ये मोल्स हो गया, इसका एन फैक्टर मैं एन एफ कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो एन एफ देखो क्या आ गया, एन एफ क्या आ जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.61 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2.68। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 5 5 इंटू 6 30 03 8.05 डिवाइडेड 2.68, ठीक है। अच्छा ये ऐसा कुछ लग रहा है, देखो 2.2 इंटू 3 करोगे 6, ये 0.6, ये अप्रोक्स 3 के आएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे ये 3 के आएगा। तो ये एन फैक्टर किसका पता चलेगा, किसका एन फैक्टर पता चला कि जब ए एन प्लस से किस में चला गया होगा, AO3 माइनस में गया होगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5, ऑक्सीडेशन नंबर ए का कितना है, 5। तो अभी देखो यहाँ से अगर ये 5 है और ये n प्लस है और n फैक्टर 2 आ रहा है, इट मीन्स n की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रही होगी, तभी तो 2 से 5 जा रहा है और चेंज कितना आ रहा है, 3 का, इट मीन्स n फैक्टर 3 है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, चलो जैसे ऐसे मैं कहता हूँ, देखो एक सॉल्यूशन है, मान लो एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में मान लो क्या है, 1 मोल फेरस ऑक्जिलेट है, 1 मोल फेरिक ऑक्जिलेट है, ओके, 1 मोल फेरस सल्फेट है और 1 मोल फेरिक सल्फेट है, ठीक है, ये है, ठीक है। इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल्स KMnO4 की ज़रूरत होगी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज दिस मिक्सचर कम्प्लीटली इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एक मिक्सचर है जिसमें ये सारे प्रेजेंट हैं, तो कितने मोल्स KMnO4 का रिक्वायर्ड होगा इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो कैसे करेंगे, देखो अब देखो ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, देखो इक्वेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल इक्वल टू इक्वेलेंट्स ऑफ दिस प्लस इक्वेलेंट्स ऑफ दिस प्लस इक्वेलेंट ऑफ दिस प्लस इक्वेलेंट ऑफ दिस, लिख सकता हूँ ना। अब देखो इसके इक्वेलेंट्स क्या होंगे भाई, मोल्स 1, इसका एन फैक्टर देखो +2 से +3 में जाएगा 1 का और इसका 2, इट मीन्स 3। इसके इक्वेलेंट बताओ मोल्स 1, इसका एन फैक्टर बता दो भाई। इसमें देखो 3 कार्बन है, 3 ऑक्जिलेट है, 3 ऑक्जिलेट आयन और 1 का होता है 2, तो इसमें 6। इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें देखो +1 से +2 से +3 में जाएगा, इसमें 1 इंटू 1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो +3 में ये भी है और सल्फर +6 से ऊपर जा नहीं सकता, सल्फर +6 में, कार्बन +3 में, कार्बन +3 में, आयरन +2 में, या आयरन +3 में। तो ये देखो इसका तो 0 आएगा, तो इसके मोल्स x कंसीडर कर लो, n फैक्टर तो 5 होगा एसिडिक मीडियम में, तो 3 + 6 + 1, इट मीन्स कितना हो गया, देखो ये 10 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो इसके 2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस टाइप से भी अगर मिक्सचर दिया हुआ तब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़े क्वेश्चन लिखने लगूँ तो मेरे लिए बहुत ही एग्जॉस्टिव हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे कि ये टीचर क्या कर रहा है। तो मैं अभी जब मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ OBS की तरफ, OBS सॉफ्टवेयर यूज करके मैं क्वेश्चंस अब PPT के फॉर्म में बना के फिर आपके सामने लेके आऊँगा, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा करना और आपको भी मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों का उसमें डिले है, 4-5 दिनों का, तो उसमें मैं कर लूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलने वाले हैं, जिसमें मैं टाइट्रेशन स्टार्ट करूँगा। टाइट्रेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ अदर कंसंट्रेशन टर्म, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, तो उसमें हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।